हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थायराइड डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, इसका जो फीटल डेवलपमेंट है वो हमने पिछले वीडियो में बता चुका है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी चलिए एक शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो इसका क्या होता है, स्टार्टिंग होता है फोरामेन सिक्कम से। फोरामेन सिक्कम कहाँ पे होता है? तो टंग के बेस में होता है। ठीक है, तो फोरामेन सिकम से क्या निकलता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल डक्ट। इससे ही इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका? तो थायराइड ग्लैंड का। तो ये दो लोब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये लोब को ऐड कौन करता है यहाँ पर बीच में? तो इस्थमस करता है। कभी कभी क्या होता है ना, एज के साथ ये थायरोग्लोसल डक्ट मेनली क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है और जो हमारा क्या है थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या होता है, रेमनेट की तरह ये बच जाता है। तो इसका सही से पिक्चर देखते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये अटैच हुआ है इस्थमस से। यहाँ पर एक रेमनेट की तरह से शेप रह जाता है। इसको क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ। इसका एम्ब्रायोलॉजी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं क्या, इसका फिजियोलॉजी। तो जैसा कि हमें पता है, जो मेन वर्क क्या है हमारा थायराइड ग्लैंड का? तो मेन वर्क है T4 और T3 का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो T4 और T3 का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी मैंने एनाटोमी में पूरी अच्छी तरह से समझाया, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले क्या कि आयोडीन आता कहाँ से है? तो हमारे जब हम डाइट लेते हैं, खाना लेते हैं, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, आयोडीन को ऑब्जर्व करता है। किस फॉर्म में? आयोडाइड फॉर्म में। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लिया, फिर ये किसको भेज दिया? ब्लड को भेज दिया। अब ब्लड क्या गया, जब ये ब्लड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड क्या से बना हुआ है, तो थायराइड ग्लैंड फोलिकल से बना हुआ है। ठीक है, और मेनली जो ये आयोडीन का फॉर्मेशन होता है T3 T4 का, वो ल्यूमेन में होता है। ठीक है, तो ये ब्लड गया यहाँ पर, ब्लड में क्या है, आयोडाइड है। ठीक है, तो आयोडाइड को ये क्या करेगा, अपने पास क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो ट्रैप कैसे करेगा, ये तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक्टिव प्रोसेस से ट्रैप होता है। कैसे? तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर की मदद से ये क्या करेगा, कहाँ चला जाएगा, थायराइड ग्लैंड में चला जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में कहाँ पे, तो फोलिकुलर सेल में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो बेसल पाथ में। ठीक है, ये बेसल पाथ है, ये एपिकल पाथ है, ऐसा समझिएगा। अब क्या होगा, जैसा कि आपको पता है ये फोलिकुलर सेल है, ये क्या था, बेसल पाथ था और ये एपिकल पाथ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर अंदर में आयोडाइड आ गया। ठीक है, ये तो एक फंक्शन हुआ। दूसरा में क्या है, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन की मदद से क्या रिलीज करेगा, ग्लोबुलिन रिलीज करेगा, और वो क्या चला जाएगा, हमारे ल्यूमन में चला जाएगा एक्सोसाइटोसिस से। और जो हमारा आयोडाइड है, ये पेंड्रीन, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, उसके मदद से ये चला जाएगा ल्यूमन में। तो हमारा थायरोग्लोबुलिन और आयोडाइड चला गया कहाँ पे, ल्यूमेन में चला गया। ठीक है, ल्यूमेन में चला गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक परऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम रहता है जो क्या करता है, 3 काम करता है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा आयोडनाइजेशन, तीसरा कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आयोडाइड था वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयोडीन क्या करेगा, ग्लोबुलिन से बना मिलेगा और बनाएगा MIT या DIT। ठीक है, अब MIT DIT क्या होता है ये बताती हूँ। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, ये मिलेगा। तो पहले MIT और DIT में आते हैं। MIT इसका फुल फॉर्म होता है मोनो आयोडाइड थायरोसिन, मतलब कि एक थायरोसिन है उसमें एक आयोडीन जाके जुड़ा है। DIT थायरोसिन में 2 आयोडीन जुड़ा है। ठीक है, तो ये मेनली होता है किस में, तो आयोडीनेशन में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। अब आयोडीनेशन हो गया, अब क्या हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन, मतलब 2 जुड़ेंगे। अगर एक MIT और एक DIT मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा T3। कैसे, तो T3 कैसे बनाया, तो इसमें क्या है, 2 आयोडीन है, इसमें क्या है, 1 आयोडीन है, तो 2 1 3 आयोडीन। ठीक है, T4 कैसे बनता है, तो या तो 2 DIT
मिल देंगे, ठीक है, DIT प्लस DIT, तो क्या 2 आयोडीन 2 आयोडीन 4 आयोडीन का फॉर्मेशन हो गया, या एक MIT 2 MIT प्लस एक DIT मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, T4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कपलिंग रिएक्शन। फिर वो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस से फिर से फॉलिकुलर सेल में चला जाता है और फिर वो ब्लड में चला जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका मेनली क्या हो गया, कैसे ये बनता है आयोडीन। तो ये जो T3 T4 है, तो ज़्यादा कौन बनता है, ज़्यादा बनता है T4, ठीक है, ये 80% बनता है, और कम बनता है हमारा T3, ये सिर्फ 20% बनता है। लेकिन ज़्यादा जो एक्टिव काम करता है वो कौन है, T3 है, ठीक है। तो T3 बनेगा कैसे, ये सब आगे देखेंगे वीडियो में। T3 बनता है T4 का डीआयोडीनेशन होके, ठीक है। डीआयोडीनेशन मतलब T4 से एक आयोडीन निकल जाएगा और T3 बन जाएगा। ये सब प्रोसेस आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं, जो हम डाइट में ले रहे थे आयोडीन, तो कितना लेना चाहिए डेली। तो बच्चों को मतलब इन्फेंट को 30 माइक्रोग्राम पर केजी 24 घंटे में लेना चाहिए। चिल्ड्रेन को जो स्कूल जाते हैं 90 से 120, और जो एडल्ट हैं या एडोलसेंस हैं उनको 150 माइक्रोग्राम 24 आवर में लेना चाहिए। ये तो समझ गए। यहाँ पर ये समझिए कि कैसे ट्रैपिंग होता है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि पहले ही पढ़ा है, T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, T3 का कम होता है। जैसे कि अगर 100 माइक्रोग्राम अगर T4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिर्फ 20 माइक्रोग्राम कितना कौन सा प्रोड्यूस होगा, T3, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कंपेरिजन टू T3। लेकिन T3 का फंक्शन क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा काम करता है, 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा काम करता है। तो अब ये कहाँ से लाएगा T3, तो पहले ही बताई थी क्या, तो ये डीआयोडीनेशन करेगा T4 का। तो डीआयोडीनेशन कैसे करता है, तो लीवर, किडनी और अदर एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू में एक इंजाइम होता है, कौन सा, टाइप 1 5' डीआयोडीनेज, जो कन्वर्ट करता है T4 को T3 में। अभी जो टाइप 1 5' डीआयोडीनेज है, सिर्फ ये एक होता नहीं, है 3 तरह का डीआयोडीनेज होता है। चलिए पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं 3-आयोडोथायरोनिन डीआयोडीनेज के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 1 को D1 बोले हैं, टाइप 2 को D2 बोले हैं, टाइप 3 को D3 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या टाइप 1 और टाइप 2 का क्या काम है, तो ये मेनली क्या करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। और टाइप 3 का क्या काम है, मतलब D3 का क्या काम है, तो ये रिमूव करता है किसको, तो इनर रिंग आयोडीन को। चलिए सब देखते हैं अच्छा से। D1 का क्या काम है, तो ये करेगा T4 को T3 में कन्वर्ट, कहाँ पर, तो लीवर, किडनी और प्लाज्मा में, ठीक है। D2 क्या करेगा, ये करेगा पिट्यूटरी, ब्रेन, प्लासेंटा, ब्रॉन फैट, मसल और थायराइड में। ये प्रोड्यूस करता है T3 फ्रॉम द लोकल यूज एज वेल एज प्लाज्मा T3। ये प्रोड्यूस करता है T3 लोकल यूज के लिए या प्लाज्मा T3 के लिए, ठीक है। कहाँ पर, पिट्यूटरी, ब्रेन, प्लासेंटा, ब्रॉन फैट, मसल और थायराइड में, ठीक है। अब टाइप 3 क्या करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रिमूव करता है इनर रिंग आयोडीन को। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है T4 को रिवर्स T3 में और T3 से T2 में। ये क्या, D3 इनएक्टिवेट करेगा थायराइड हार्मोन को। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 समझ गए। टाइप 1 5' डीआयोडीनेज, इसका क्या काम था, तो लीवर, किडनी और प्लाज्मा में क्या करता था, T4 को T3 में कन्वर्ट करता था। तो इसका जो एक्टिव सेंटर पे है वो क्या पाया जाता है, सेलिनोसिस्टीन पाया जाता है। इसका क्या काम है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ब्रेन और पिट्यूटरी में क्या चाहिए, तो इसमें 80% T3 का ज़रूरत होता है, जो मेनली लोकली T4 से ही आता है। किस एंजाइम की मदद से, तो एंजाइम 2 5' डीआयोडीनेज, जो पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। थायराइड हार्मोन का क्या है, तो ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंजप्शन को, स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन को, और यह क्या को अफेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पेसिफिक थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्टर है, कौन है, मोनोकार्बोक्जिलेट ट्रांसपोर्टर 8, ये याद रखिएगा, कौन सा, मोनोकार्बोक्जिलेट ट्रांसपोर्टर 8, जो फैसिलिटेट करता है
T4 और T3 को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए। सेल के अंदर एंट्री करना है T4 T3 को, तो कौन हेल्प करेगा? मोनोकार्बोजिलेट ट्रांसपोर्टर 8। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार जब सेल के अंदर T4 एंट्री कर गया तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? T3 में। किसकी मदद से? तो टाइप 1 या टाइप 2 की मदद से। ये तो पहले ही बता दिए, ठीक है। इंट्रासेलुलर T3 देन इंटर इनटू द न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है? अब T3 कहाँ पे इंटर करेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है, ठीक है। और उसके बाद वो बाइंड करता है किसके साथ? तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर क्या है? तो ये मेंबर होता है किसका? स्टेरॉयड हार्मोन का, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन डी और रेटिनोइड। तो हम ये भी जानते हैं कि 4 डिफरेंट आइसोफॉर्म होता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर का, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो पहले इन रिसेप्टर के बारे में हम थोड़ा बाहर से जानकारी ले लेते। देखिए क्या है? टी आर अल्फा 1, टी आर अल्फा 2, टी आर बीटा 1, टी आर बीटा 2। तो टी आर अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, इन तीनों में क्या होता है? T3 बाइंडिंग एबिलिटी होता है, लेकिन बीटा 2 में T3 बाइंडिंग एबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अल्फा 1 से आते हैं। हर्ट में इसका लोकेशन होता है। ये क्या करता है? तो ये कार्डियक स्टिमुलेशन का काम करता है। ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट, जिससे इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट और क्या? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसका रोल मेनली स्केलेटल मसल फंक्शन में और बोन फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अल्फा 2, इसका जो लोकेशन है वो यूबिक्यूटियस होता है। इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं वो लैक होते हैं। इसका फंक्शन भी अभी तक नॉन नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है किसको? T3 के इफेक्ट को। टी आर बीटा 1 ये लीवर में पाया जाता है। ये प्लाज्मा लिपिड को कम करता है। ये इंक्रीज करता है किसको? तो लो डेंसिटी ऑफ लिपो कोलेस्ट्रॉल को, और अपटेक करता है कैसे? तो इसमें एक रिसेप्टर होता है एलडीएल रिसेप्टर, उसी से ये क्या करता है? अपटेक करता है एलडीएल को, इसके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये भी बढ़ाता है। लेकिन बीटा 2 जो T3 में पाया जाता है, जैसे बताया कि ये क्या करता है? T3 बाइंडिंग साइट इसमें नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? ये सप्रेशन करेगा किसको? तो THS सप्रेशन करेगा बाय T3 डिपेंडेंट फीडबैक इनहिबिशन से। ये इनहिबिट करता है। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ गया? TR का आइसोफॉर्म। ये जो 4 आइसोफॉर्म के बारे में पढ़े, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोटीन है जो डिजाइनेटेड होता है CERBA प्रोटोऑन्कोजिन पे, जिसको THRA2 भी कहते हैं। ये अल्फा 2 थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है जो मेनली ब्रेन और हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, ठीक है। तो जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होता है उसमें होता क्या क्या है? तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन मेनली जो बाइंड करता है T3, हिंज रीजन होता है, और DNA बाइंडिंग डोमेन जो जिंक फिगर का होता है, ये बाइंड करता है T3 का और एक्टिवेट करता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर रिस्पॉन्स को। इसके ये एक्टिवेट होने से क्या होता है? तो mRNA क्या होता है? इनकोड होता है। उसके बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जो मेनली ऐसा T4 के साथ होता है, ये मेनली T3 के साथ ही होता है। अप्रॉक्स 70% जो सर्कुलेटिंग T4 है ना, वो बाउंड होता है TVG से, ठीक है। तो जो उसका कैरियर है कौन? ट्रांसथेरिथीन और एल्बुमिन, उससे वो कम बॉन्डेड होता है। ओनली 0.03% जो T4 होता है ना, वो बॉन्डेड नहीं होता है, जिसको फ्री T4 कहते हैं। अब आते हैं T3 के बारे में। 50% जो सर्कुलेटिंग T3 है वो बॉन्ड होता है TVG से, और जो बाकी 50% बच गया वो बॉन्डेड होता है एल्बुमिन से। तो फ्री कितना होता है? तो सिर्फ 0.3% T3 फ्री होता है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन क्या है? अल्टर चेंज होता है उसके क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार। अब थायराइड रेगुलेशन पहले ही बताया है। थायराइड किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वो करेगा क्या करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पर किसको भेजेगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। जो अल्फ़ा होता है वो उसका सब यूनिट किसके बराबर होता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और क्रोनियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जो बीटा सब यूनिट है वो मेनली किसके बराबर होता है? तो THS के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये तो पहले ही बता दिए थे। अब क्या कह रहा है, जो कंट्रोल करता है किसका, लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन को, वो पेरिफेरल होता है। ठीक है, कैसा होता है, पेरिफेरल होता है। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन है ना, या जो इंक्रीज थायराइड हार्मोन है, वो इनहेबिट करता है THS को और TRS प्रोडक्शन को, सिर्फ नियोनेट में छोड़ के, क्योंकि नियोनेट में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, अब क्या कह रहे थे कि अगर कोई नॉन थायराइडल इलनेस हुआ तो एक्स्ट्रा थायराइडल जो प्रोडक्शन हो रहा है T3 का, वो कम हो जाता है। फैक्टर कौन है जो इनहिबिट करता है, तो टाइप 4 1,5 डीहाइड्रोजिनेज, याद रखिएगा कौन सा फैक्टर ये इनहिबिट करता है T3 को, तो वो है टाइप 4 टाइप 1 T4 टाइप 1 5 डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये मेनली कब करता है, फास्टिंग के समय में, क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन के समय, एक्यूट इलनेस के समय और सर्टेन ड्रग्स के समय। ठीक है, टाइप 3 5 डीहाइड्रोजिनेज क्या है, पहले ही बताया था, ये T4 को रिवर्स T3 में कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, T3 कम हो जाता है और लेवल ऑफ फ्री T4 और THS क्या हो जाता है, नॉर्मल रहता है। T3 के लेवल घटने से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को। अब थायराइड हार्मोन स्टडी का, तो सबसे पहले कौन सा, सीरम थायराइड हार्मोन। जैसा कि हमें पता है कितने तरह के थायराइड में हार्मोन होते हैं, होता है T4 फ्री T4, T3 फ्री T3 और कभी कभी T3 इनर्थ होके क्या बन जाता है, रिवर्स T3, जो प्रेजेंट होता है सीरम में। चलिए अब ये जानते हैं कि जो सीरम थायरोग्लोबुलिन होता है ना, वो मेनली नियोनेट में ज़्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर नियोनेट का चेकअप कर रहे हैं उसमें सीरम थायरोग्लोबिन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो वो पेशेंट होगा ग्रेव डिजीज़ का, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ का और इंडेमिक गोइटर का। तो मेनली ग्रेव डिजीज़, ऑटो इम्यून थायराइड और इंडेमिक गोइटर के लिए क्या देखा जाता है, तो सीरम में थायरोग्लोबुलिन लेवल देखा जाता है। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कार्सिनोमा के लिए भी। अब क्या कह रहा है, जो एक डिजीज़ है क्या, एथेरोटिक इन्फेंट में ये मेनली रिड्यूस होता है। तो किस इन्फेंट में ये रिड्यूस होता है, तो एथेरोटिक इन्फेंट में। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन के लिए, वो होता है सीरम THS। ठीक है, इसमें मेनली अगर हाइपो रहेगा तो THS लेवल ज़्यादा रहेगा और हाइपर रहेगा तो THS लेवल कम रहेगा। ठीक है, तो अपोजिट से आप याद कर सकते हैं। नियोनेटल पीरियड के बाद क्या होता है, THS का लेवल <6 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एक ग्राफ से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, फिर आएंगे क्या, फीटल एंड न्यूबॉर्न थायराइड के बारे में। चलिए अब देखते हैं हाइपो और हाइपर में। तो हाइपो में जैसा कि पता है THS लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है और हाइपर में THS लेवल लो होता है। ठीक है, तो पहले हाइपो को देखते हैं। इसको डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और सब क्लिनिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी और सब क्लिनिकल में मेनली THS लेवल क्या होता है, एलिवेटेड होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, नॉर्मल या कम होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, तो प्राइमरी और सब क्लिनिकल को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि THS लेवल तो दोनों एलिवेटेड है। तो जो प्राइमरी हाइपो है उसमें T4 लेवल क्या होता है, लो होता है, लेकिन जो सब क्लिनिकल है उसमें नॉर्मल होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, THS लेवल नॉर्मल या लो होगा और फ्री T4 भी लो होगा। तो इसके साथ ये हम समझ गए। चलिए आते हैं फीटल और न्यूबॉर्न थायराइड के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि फीटल में क्या होता है, सीरम T4 और फ्री T4 क्या होता है, बढ़ता है मिड गेस्टेशन तक, कितना से कितना, तो अप्रॉक्स 11.5 माइक्रोग्राम पर DL से 1.5 नैनोग्राम पर DL तक, जब टर्म में रहता है तब बच्चा। लेकिन जब T3 की बात आए तो वो ये 20 वीक से पहले क्या होता है, वो कम होता है, लेकिन एकाएक वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जब वो बच्चा टर्म में पहुंचता है। T3 रिवर्स T3 लेवल की बात करें तो वो फीटस में हाई होता है और डिक्रीज कर जाता है टर्म, मतलब T4 इंक्रीज करता है, T3 इंक्रीज करता है, लेकिन क्या रिवर्स T3 टर्म में डिक्रीज करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, जो THS का लेवल है वो इंक्रीज करता है टर्म में। जो मैटरनल T4 है वो मेनली फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और फीटल डेवलपमेंट में क्या, तो ब्रेन का डेवलपमेंट।
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब हाइपोथायराइड मदर रहती है तो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है T4 क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, ये क्या करता है, कोई बीमारी होता है तो ये क्रॉस करने पे भी उसको बचा नहीं सकता है, जैसे कि कोजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन एक और चीज़ है, T4 जो है ना माँ का, वो बच्चे को डिलीवरी तक बचा के रखता है। अब बर्थ हो गया, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है किसका, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जिसका कंसंट्रेशन पीक पे पहुंच जाता है, कितना, 60 MU पर लीटर 30 मिनट में, 30 मिनट आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही हैं, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है। अब चलते आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। क्या है, इन विवो रेडियो न्यूक्लियाइड स्टडी क्या कह रहा है कि पहले अल्ट्रासाउंड समझिए तो वो समझने में इजी होगा। अल्ट्रासाउंड स्टडी में क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन और क्या हिस्ट्री से भी हम क्या पता कर सकते हैं, ग्वाइटर मास को पता कर सकते हैं कि उसका लोकेशन साइज कितना है। लेकिन एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। क्या का एग्जैक्ट कहाँ पर पाया जाता है, लोकेशन, साइज और शेप के लिए। इतना ही नहीं, ये सॉलिड और सिस्टिक नेचर भी बताता है। ठीक है, तो ये क्या नहीं बताता है, तो जैसे कि थायराइड है, ठीक है, लेकिन वो तो ये बताएगा थायराइड बना ही नहीं है, तो मतलब थायराइड डिजेनेसिस या एक्टोपिक ग्लैंड में ये मेनली नहीं बताता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो रेडियो न्यूक्लियाइड जो ऊपर पढ़ेंगे। पहले इसका अल्ट्रासाउंड का पढ़ लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड तो एक लोकेशन, साइज और शेप बताने में हेल्प करता है, सॉलिड और सिस्टिक नेचर बताने में हेल्प करता है। और जो चिल्ड्रन जिसको ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस है, अब ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस क्या होता है, ऑटो इम्यून मतलब हमारा इम्यून खुद थायराइड हार्मोन को, माने हमारा इम्यून ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे जो हमारे ही थायराइड को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। तो उसको भी कौन पता करता है, तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से वो पता चलता है। ठीक है, तो उसमें कैसा दिखेगा, तो उसमें जो हमारा ये अल्ट्रासाउंड आएगा वो स्केलेटल हाइपो इकोजेनिसिटी दिखती है। ठीक है, और भी ये अल्ट्रासाउंड पता करता है कि जो मार्जिन है वो कैसा है, ब्लर है कि नहीं है, जो कैल्सिफिकेशन है वो कैसा है, माइक्रो है या मैक्रो है, जो ये इकोसिटी है, इकोजेनिसिटी है वो कैसा है, हाइपो है या हाइपर है, टॉलर है कि वाइड है। ठीक है, ये सब पता करने में हेल्प करता है। तो अब आते हैं इन विवो रेडियो न्यूक्लियाइड स्टडी। जैसा कि अभी नीचे पढ़ा, इन विवो रेडियो न्यूक्लियाइड स्टडी क्या में हेल्प करता है, तो ये जब थायराइड डिजेनेसिस हो जाता है या एक्टोपिक थायराइड में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन सा आयोडाइड यूज होता है, तो I-123, जिसका हाफ लाइफ क्या होता है, 13 घंटे तक होता है। ठीक है, इसमें मेनली कौन यूज होता है, अगर थायराइड आयोडाइड से क्या रहा, कॉन्ट्रास्ट रहा, तो टेक्टिनियम। ठीक है, टेक्टिनियम होता है, लेकिन जो इसका लाइफ टाइम होता है ना, हाफ लाइफ, वो बहुत कम होता है, 6 घंटे के लिए होता है। तो ये यूज क्या क्या में होता है, थायराइड डिजेनेसिस में, एक्टोपिक थायराइड टिश्यू में, या हॉट थायराइड नोड्यूल्स में यूज होता है। तो कभी कभी इसका यूज ट्रीटमेंट में भी करते हैं, जैसे कि रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट। ये मेनली ग्रेव हाइपरथायराइडिज्म में, डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कैंसर में इसका यूज होता है। ये किल करता है किसको, तो ये जो नियोप्लाज्म है उसको ये किल करता है, मतलब उसको ख़त्म करता है। इसी के साथ थायराइड का ये पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में थायराइड का अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।